स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब गुरुत्व केंद्र और जड़त्व आघूर्ण। इसका नाम है गुरुत्व केंद्र और जड़त्व आघूर्ण। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिरकार गुरुत्व केंद्र क्या है और हम लोग इसको पढ़ते क्यों हैं। गुरुत्व केंद्र को हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इसको हम लोग क्यों कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसकी लोकेशन निकालते हैं, यह कहाँ पर स्थित होता है, इसको हमें निकालने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं? किसी भी बॉडी का वह पॉइंट जहाँ पर उस बॉडी का समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र के नाम से जानते हैं। जैसे यह हमारे पास एक बॉडी थी और इस बॉडी पर आप जानते हैं कि कोई भी बॉडी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई होती है। और मान लीजिए ये बॉडी इन इतने सारे कणों से मिलकर बनी है। अब इन कणों पर क्या होगा? इन कणों का कुछ न कुछ भार होगा जो डाउनवर्ड नीचे की ओर कार्य कर रहा होगा। मान लीजिए यह भार डाउनवर्ड नीचे की ओर कार्य कर रहा है। अब ये जो कणों का भार है, ये सब बल आपस में क्या है? पैरेलल लग रहे हैं। ये देखिए, ये बल आपस में क्या है? एक दूसरे से पैरेलल है। अगर इन समस्त बलों का एक रिजल्टेंट निकाला जाए, वह कहीं ना कहीं एक्ट करेगा। मान लीजिए वह इस पॉइंट पर एक्ट करेगा डाउनवर्ड नीचे की ओर, ये जो मैंने रेड दिखाया है, रेड कलर से, यह बल इन सारे बलों का रिजल्टेंट है। अब यह जिस पॉइंट पर एक्ट करेगा उसी को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। इसी को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। अब देखिए, आखिरकार हमें ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो चलिए देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की निकालने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए हमारे पास यह एक बुक है। अब इस बुक में अगर हम लोग एक ऐसा पॉइंट ढूंढें कि जिस पॉइंट पर अगर हम बुक को ऐसे रख दें तो वह ऐसे स्थित बनी रहे, मतलब गिरे ना, तो वह जो पॉइंट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब अगर बुक में किसी ऐसे पॉइंट पर हम ये अपनी उंगली को सपोर्ट दें कि बुक हमारी ना गिरे, वह जो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। बात करते हैं इंजीनियरिंग के टर्म में। ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई। इंजीनियरिंग के टर्म में जो भी आपके बड़े बड़े मेंबर्स होते हैं, चाहे वो आपके कहीं मान लीजिए रेलवे का ब्रिज बन रहा है या फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है, तो जो गर्डर होते हैं उनको उठाने के लिए उनको एक पार्टिकुलर पॉइंट से हुक करके क्रेन के माध्यम से उठाया जाता है। अगर उस पॉइंट पर क्रेन का हुक ना लगाया जाए तो जो आपका गर्डर है जिसको हम उठाने जा रहे हैं, वह कहीं ना कहीं सही से नहीं उठेगा और वह दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का एक फिक्स पॉइंट होता है। वह इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए यह कोई आयत है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होगा और इसकी जो दूरी होगी, ये मान लीजिए एक्स एच और ये वाई एच, एक्स और वाई। अगर हम लोग इसको एच माने और इसको हम लोग बी माने, तो यह जो यहाँ से यह दूरी और यहाँ से यह दूरी होगी, तो यह कितनी होगी? b/2 और यह कितनी होगी? h/2। तो हम लोग कह सकते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारा क्या है? x बार है और यह आपका y बार है। मतलब x बार किसके बराबर होगा? b/2 के, और y बार किसके बराबर होगा? h/2 के। यह रही बात आयत के केस में। अगर आपके पास आयत ना हो के एक सर्किल है, तो सर्किल का जो CG होता है वह इसकी रेडियस पर होता है, मतलब हाफ पर होता है। अगर इसका डायमीटर d है तो इसका CG कहाँ पे होगा? इसके सेंटर पे होगा।
यह r, तो x बार और y बार दोनों इक्वल होते हैं और जिसका मान रेडियस के बराबर होता है। अगर इसी को हम लोग हाफ सर्किल की बात करें ऐसे, और यदि इसकी रेडियस r है, यदि इसकी रेडियस r है तो इसका जो CG होता है वह होता है 4r/3 पाई। यह इसका हाफ सर्किल का CG होता है 4r/3 पाई। यह 4r/3 पाई यह y बार की वैल्यू होती है, मतलब इसका जो CG होगा यह यहाँ पर होता है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 4r/3 पाई, और जो x बार की वैल्यू होती है वह आपकी r ही होती है। तो यहाँ से जो सेमी सर्कल है, मतलब अर्धवृत्त है, उसकी जो CG होगी x बार इज इक्वल टू r और y बार इज इक्वल टू 4r/3 पाई पर होता है। यह तो रहे हमारे पास पार्टिकुलर कोई एक सेक्शन या पार्टिकुलर कोई आकृतियाँ। अब मान लीजिए कोई आकृति ऐसी आ गई जो दो आकृतियों से मिलकर बनी है। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, सपोज दैट कोई एक इस तरीके की आकृति आ गई जो कि दो आयत से मिलकर बन रही है, और बोल दिए कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करिए। तो यहाँ से आप लोग इसका CG कैसे निकालेंगे इस फिगर का, वो मैं बता रहा हूँ। इसकी मान लीजिए यह जो है ये लंबाई 20 है, यह 4 है और यह आपकी 20 है और यह भी आपकी 4 सेंटीमीटर है। ये सभी सेंटीमीटर में है। क्लियर है? अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक आयत यह बन रहा है और दूसरा आयत यह बन रहा है। ठीक है? अब देखिए, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का फार्मूला होता है वह फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3 इंटू x3 प्लस डॉट डॉट प्लस an अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट प्लस an। यह x बार निकालने का है, और y बार निकालने का जो फार्मूला होता है वह होता है a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 प्लस डॉट डॉट प्लस an अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट प्लस an। यह फार्मूला होता है। आखिरकार ये फार्मूला कैसे निकल कर आता है, इसके लिए बाकायदा एक प्रूविंग है, जिस प्रूविंग में आपका वेरिग्नॉन थ्योरम यूज होती है। वेरिग्नॉन थ्योरम की सहायता से ये है आपका डेरिवेशन, ये जो फार्मूला है यहाँ से प्रूव होके मिलता है। तो अब देखिए, हमें इस सेक्शन का CG फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, आप लोगों को अभी मैंने बताया ही कि जो आयत का CG होता है वह इधर होता है इसके मिड पॉइंट पे, और ये जो दूसरा वाला आयत है इसका भी CG इधर पर होगा। क्लियर? इसको अगर हम लोग G1 नाम दे दें और इसको G2 दे दें। क्लियर? तो ये आयत 1 का CG है और यह आयत 2 का CG है। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ से x बार और y बार की वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है, तो देखिए x बार और y बार आखिरकार है क्या। तो x बार और y बार को निकालने के लिए सबसे पहले आपको सेक्शन के सबसे नीचे वाले सिरे से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी होती है और एक सेक्शन के सबसे दाएं किनारे से टच करती हुई एक लाइन खींचनी होती है। क्लियर है? उसके बाद से यहाँ से यह दूरी, यह कितनी होगी x2, यह दूरी कितनी होगी x1।
क्लियर है? क्योंकि ये वाई अक्ष से नापी गई दूरी है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग माप रहे हैं, इसलिए दूरी है x2, और ये दूसरे वाली काट की है इसलिए इसको x2 मान लिया, ये पहले की है इसकी इसलिए इसको x1 मान लिया। अब यह जो दूरी होगी, यह दूरी आपकी कौन सी होगी? यह होगी y2, और यहाँ से यह वाली जो दूरी होगी इसको हम लोग क्या नाम देंगे? y1। अब आप लोग एक बार ध्यान से देखिए, यह जो आयत है एक, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इस पर भार कार्य कर रहा होगा इस तरीके से, क्लियर, और दो वाले का भार इस तरीके से कार्य कर रहा होगा। अब देखिए, अगर इस पूरे बॉडी की बात करें तो देखिए इस पर दो बल इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, ऊपर नीचे पैरेलल। तो इनका अगर हम लोग रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? इन दोनों के बीच से जाएगा, कहीं पर भी हो सकता है। तो मान लीजिए ये जो रिजल्टेंट है वह इस पॉइंट पर होगा, और यही रिजल्टेंट फोर्स जिस पॉइंट पर एक्ट करेगा उसी को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से जानेंगे। तो आखिरकार इसकी वैल्यू कितनी होगी यह हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए इसकी वैल्यू यहाँ से यह है x बार, और यहाँ से यह वैल्यू कितनी होगी? y बार। क्लियर? अब हमें x बार और y बार अगर पता चल जाए तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता चल जाएगा, और x बार और y बार निकालने के लिए यह फार्मूला है। क्लियर? तो अब देखिए हमें किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? A1 A2 दो ही एरिया है तो A1 A2 की जरूरत पड़ेगी, x1 x2 और y1 y2 की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को एरिया निकालना, हमें एरिया निकालना है। क्या होगा? पहले वाले का एरिया, आयत का एरिया कितना होता है? क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो कितना आएगा? 20 इंटू 4 मतलब 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 की अगर बात करें तो कितना आएगा? 20 इंटू 4, A2 आएगा 20 इंटू 4 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर एरिया दोनों बराबर आ रहे हैं। चलिए बराबर ना आए इसके लिए हम लोग क्या करें? इसको अलग अलग कर देते हैं। इसको मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। फिलहाल अगर बराबर अभी आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए A1 A2 निकल आया, हमें x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मैंने अभी बताया था जो आपका आयत होता है उसमें जो CG होता है वह यहाँ से आधे दूरी पर होता है और यहाँ से आधी दूरी पर होता है। तो देखिए यह 20 है तो ये इतना कितना होगा? मतलब x1 बराबर कितना होगा? 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। और हमें x2 भी निकालना है, तो x2 देखिए यह दूरी कितनी होगी? देखिए यह दोनों एक ही सीधी रेखा पर हैं, तो x2 भी हमारी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हमें y1 और y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए y1 और y2 कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 है। क्लियर? अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये कितना है? 4। इतना यह कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह दूरी कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर। यह 2 हो गई और यहाँ से यह कितनी है? 20। तो यहाँ तक y1 कितनी आ जाएगी? 20 + 2 कितनी आ जाएगी? y1 22 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए y2 कितना आएगा? यहाँ से यहाँ तक ये है और इसका आधा हमें y2 लेना है। यह आयत इस तरीके से बन रहा है और ये टोटल 20 है। इसका हमें आधी दूरी लेनी है क्योंकि यहाँ से ये h/2 होता है, तो ये कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो जो हमारा y2 आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। बस हमें हम इस फार्मूले पे पुटअप कर देना है। तो x बार बराबर क्या आएगा? A1 हमारा कितना है? 80 इंटू x1 कितना है? 10 प्लस A2 कितना है हमारे पास? 40 इंटू x2 कितना है? 10 अपॉन A1 + A2 कितना आएगा? 80 + 40। बस अब हमें क्या करना है? इसको कैलकुलेट करना है। कितना आ जाएगा? यह 800 आ जाएगा और यह 400 आ जाएगा अपॉन, और ये कितना आ जाएगा? 120। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा?
1200 अपॉन 120। अब जब आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, मतलब x बार इज इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ये हमने x बार की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या करना है y बार के लिए फार्मूला a1 आपका 80 है इंटू y1 कितना है 22 सेंटीमीटर प्लस a2 कितना है 40 इंटू y2 कितना है 10 सेंटीमीटर अपॉन a1 प्लस a2 80 प्लस 40। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो देखिए कितना आएगा, 0 आ गया इधर, इतना आ गया, प्लस ये कितना आ गया 400 अपॉन ये कितना आ जाएगा 120। क्लियर है? ठीक। अब इसको हमें क्या करना है, जोड़ के डिवाइड करना है। तो y बार इज इक्वल टू, जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चलिए जोड़ते हैं और उसके बाद 120 का भाग देते हैं। यह आ जाएगा आपका 2160 और डिवाइडेड बाई 120 जब आप इसमें भाग देंगे तो y बार आपका आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि जो आपका x बार और y बार है वह दोनों निकल कर आ गया है। x बार 10 सेंटीमीटर और y बार 18 सेंटीमीटर है। तो यह जो CG है इसकी जो वैल्यू होगी, यह इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, यहाँ से इसकी ये ऊंचाई कितनी होगी CG की 18 सेंटीमीटर और यहाँ से यह जो होगी वह होगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए आप लोग देख रहे हैं x1, x2 और x बार तीनों एक ही आ रहे हैं, मतलब सभी की वैल्यू एक समान है। बट यहाँ पर y1, y2 और y बार दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है। देखिए कैसे, अगर हमें इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगर हमें कोई इस तरीके से सेक्शन मिलता है, हमें इस तरीके से सेक्शन मिलता है जो कि किसी अक्ष के अबाउट सिमेट्रिकल है, किसी अक्ष के अबाउट सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब अगर उसको किसी अक्ष से काटा जाए, चाहे उसको x अक्ष से काटा जाए या उसको y अक्ष से काटा जाए और कटे हुए दोनों भाग आपस में बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि वह जो बॉडी है, वह जो सेक्शन है उस अक्ष के अबाउट सिमेट्रिकल है। देखिए, जब हमने इसको x अक्ष से काटा तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग देखेंगे कि दोनों अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन अगर इसको हम लोग y अक्ष के अबाउट कट कर रहे हैं तो y अक्ष के अबाउट देखेंगे कि आपको यह इस तरीके से आकृति प्राप्त हो रही है। इस तरीके से ये इस साइड वाला भाग है और दूसरा वाला भाग जो है आपका वह इस तरीके से आपको कुछ मिल रहा है देखने को। देखिए, इसको जब आप y अक्ष से काटेंगे तो इस साइड वाला भाग और इस साइड वाला भाग दोनों ही भाग आपस में बराबर एक समान रूप से दिख रहे हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह बॉडी y अक्ष के अबाउट सिमेट्रिकल है। अब देखिए, जो सेक्शन जिस अक्ष के अबाउट सिमेट्रिकल होता है उसमें जो CG की वैल्यू होती है सभी की वैल्यू एक समान आती, तो इसलिए यहाँ पर x1, x2 और x बार की वैल्यू बराबर आ रही है। उम्मीद करता हूँ यह क्लियर हुआ होगा। अब आगे आप लोगों को एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका CG आप लोगों को कैलकुलेट करना है कि इसका CG आखिरकार कितना आएगा। यह मैंने एक I सेक्शन बना दिया है। इसकी डायमेंशन मान लीजिए यह 30 सेंटीमीटर या mm, यह डायमेंशन 2 mm, यह डायमेंशन जो होगी यह है 40 mm
और यह जो डायमेंशन है यह भी आपकी 2 mm है, और यहाँ से यह जो थिकनेस है यह आपकी भी 2 mm है, और यहाँ से यह जो डायमेंशन है इसकी वैल्यू भी 30 mm है। क्लियर है। अब आप लोगों को इसका CG कैलकुलेट करके बताना है कि x बार कितना आएगा और y बार दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, यह आप लोगों को फाइंड आउट करना है। यह आप लोग अपने लिए होमवर्क समझिए। अब हम लोग अगले सेक्शन की बात करेंगे कि जो हमारा अगला सेक्शन है उसका हम लोग CG किस तरीके से निकालते हैं। एक सेक्शन हमने बता दिया T सेक्शन, दूसरा I सेक्शन आप लोगों को खुद को करने के लिए दिया है, और तीसरा सेक्शन मैं आप लोगों को फिर से कर दिखा रहा हूँ कि इसका CG किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारा अगला सेक्शन है वह सेक्शन है हमारा L सेक्शन। यह हमारा L सेक्शन है, इसका CG हमें कैलकुलेट करना है कि CG इसका कहाँ पर होगा। मान लेते हैं डायमेंशन, इसको डायमेंशन हम लोग ये मान लेते हैं 40 mm, यह डायमेंशन मान लेते हैं 10 mm, और यह वाली डायमेंशन भी हम लोग मान लेते हैं 10 mm, और यह डायमेंशन हम लोग मानते हैं 120 mm। क्लियर है। इस L सेक्शन का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरीके से हमें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको 2 सेक्शनों में तोड़ लीजिए। अब देखिए यहाँ से यह पूरा एक सेक्शन हो गया, मतलब आयत हो गया, और दूसरा आयत ये हो गया। तो चलिए इसको आयत 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। ठीक है। अब हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया A1 और A2। A1 कितना आएगा 40 × 10, मतलब कितना आ जाएगा 400। ये A2 आएगा 400 mm²। क्लियर है। अब दूसरे वाले का जब हम लोग एरिया निकालेंगे तब कितना आएगा। देखिए यहाँ तक टोटल 120 है, 120 में ये इतना चला गया। अब हमें केवल इतने की बात करनी है, इसकी। ये कितना बचेगा 110 mm बचेगा। तो A1 कितना आ जाएगा 1100 mm²। क्लियर है। अब देखिए हमें x1, x2 और y1, y2 निकालना है। कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें नीचे से लाइन खींचनी है x एक्सिस वाली, और किनारे से y एक्सिस। ठीक। इसका जो आयत 2 का CG होगा वो कहाँ होगा, इसके मिड पॉइंट पर इधर, और आयत 1 का CG कहाँ पर होगा, यहाँ पर। क्लियर। अब देखिए अगर हम लोग इसको x अक्ष और y अक्ष से काटें तो ना ही ये x अक्ष पर सिमेट्रिकल है और ना ही y अक्ष पर सिमेट्रिकल है। क्लियर। तब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसकी दूरी निकालेंगे। इसको दूरी कितनी कहेंगे x2, और यह दूरी कितनी होगी x1। तो अब देखिए हमारा जो x1 आएगा वह कितना होगा, x1 आपका यहाँ पर ये टोटल 10 है, और x1 जो होगा वो 10/2 होगा, मतलब 5 mm होगा। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि ये जो CG होता है इसके आधे पर होता है और इसके आधे पर होता है। ठीक। x2 आपका कितना होगा, ये पूरा 40 है, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 mm। ठीक। अब y1 और y2 भी हम लोगों को निकालना है। देखिए y1 कितना आएगा, यहाँ से नीचे से यहाँ तक की यह जो दूरी होगी यह आपकी क्या होगी y1। अब ये y1 होगा कितना, देखिए यह टोटल 110 है। 110 का जब हम लोग आधा करेंगे तो कितना आएगा 55। तो यहाँ से यह दूरी कितनी हो जाएगी 55, और इतनी यह दूरी 10 है। तो जो आपका y1 आएगा वह कितना हो जाएगा 65 mm।
क्लियर। और y2 जो होगा वह कितना होगा, यहाँ तक की यह दूरी हो जाएगी। y2 कितना आएगा आपका 5 mm। बस अब आपको क्या करना है, सीधे फार्मूला लगाना है x बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। बस हमें वैल्यू रखनी है, a1 की वैल्यू 1100 इंटू x1 की वैल्यू 5 प्लस a2 की वैल्यू 400 इंटू x2 की वैल्यू 20 अपॉन a1 प्लस a2 तो 1100 प्लस 400, ये कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। ग्यारह सौ इंटू 5 प्लस 400 इंटू 20 और डिवाइडेड बाय 1100 प्लस 400। यह आपका जो x बार की वैल्यू है यह आ रही है 9 mm। क्लियर है, x बार इज इक्वल टू कितना आएगा 9 mm। मतलब इस पूरी बॉडी का जो CG होगा वह कहाँ पर होगा, 9 mm की दूरी पर। यहाँ से भी 9 mm हो सकता है, यहाँ से भी 9 mm हो सकता है, कहीं से भी 9 mm हो सकता है। अब यह डिसाइड होगा y बार निकालने पर कि x बार कहाँ पर होगा। तो चलिए अब y बार निकालते हैं। देखिए जो y बार है उसका फार्मूला क्या होता है, a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। क्लियर। अब a1 का वैल्यू 1100 इंटू y1 कितना है 65 प्लस a2 आपका 400 इंटू y2 5 अपॉन a1 प्लस a2 कितना आ जाएगा 1500। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करते हैं 1100 इंटू 65 प्लस 400 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1500। तो यह जो y बार इज इक्वल टू आएगा यह आपका आएगा 49 mm। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग 49 पर एक दूरी चलेंगे, यहाँ से हम लोग 49 पर, और यहाँ से जो x बार की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 9 आ रही है। यहाँ से ये देखिए ये 10 है, तो जो हमारा रियल का होगा वह कितना आएगा, इधर इससे पीछे आएगा। तो यहाँ से ये दूरी कितनी होगी 9 और यहाँ से यह दूरी कितनी होगी 49। तो इस तरीके से हमें ये CG फाइंड आउट होगा। यह जो होगा पॉइंट, इसी को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे इस बॉडी का। मतलब अगर इस बॉडी पर ये जो G पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग धागा बांध के लटकाएं तो बॉडी आपकी क्या हो जाएगी, हॉरिजेंटल हो जाएगी। तो CG का मतलब क्या है, अगर किसी वस्तु का CG हमें पता है और उस पॉइंट पर जहाँ पर CG है वहाँ पर पकड़ के उस वस्तु को उठाएं तो वस्तु आपकी हॉरिजेंटल ही रहेगी, उसको हम लोग आसानी से उठा सकते हैं। यह हम लोग CG निकालने का यह तरीका होता है और यह फार्मूला होता है, और CG निकालने का यह आपका बेनिफिट होता है। तो उम्मीद करता हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। यह आपका 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। और बाकी जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की शुरुआत करते हुए आपको T सेक्शन, I सेक्शन, इन सभी सेक्शनों का हम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालकर बताएंगे
कि किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है। उसी में हम लोग देखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और जो आपके कई सारे जो सेक्शन है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकल कर आता है, कैसे निकाला जाता है। जैसे आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। इतना सारा हम लोग आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। तब तक थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।